सात भाइयों की एक बहन की अनोखी कहानी जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों ने इकलौती बहन, छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव और आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। इनमें से सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों ने सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकले हैं। राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर घर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह उसकी उंगली भी कट बैठती है और रक्त एक तेजी धारा निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून से हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती कि क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाली छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहाने से रोकने की फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बनाती है। जब सबके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं, छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई। फिर वह थोड़ा सोचकर बोली, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा के तरीके सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध और फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भैया को पिछले दिन के जैसे स्वाद नहीं मिला। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन पर मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा बस सातों भाई और भाभी ने उसे उस दिन का खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगा। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लाल टपकने लगा। भाई के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसका मांस खाने की तलाश रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चलने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला न कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों को अच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर सती टोकरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाढ़ के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने वालों को तेज धार प्रदान करते हैं। तीर के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती कि भैया का क्या इरादा है और अपनी मृत भाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक आयात अर्थात जान से मारना ही है। दादा साहब तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो?
फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छह भाइयों का निशाना खाली जाता और सातवां भाई जो सबसे छोटा है वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि अब उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। छाओ भाई छोटे भाई का पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। तो राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटा भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को छेद कर देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी यह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है। सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू धरती के में गिरने लगता है। अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता यहाँ आते हैं और पूछते कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लड़की से लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ। तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा और तुम्हारा राजकुमार ऐसे ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देख कर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी को 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। रक्तचाप वह लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देता है। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक झाड़ी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारा घटना को दाढ़ी में मेंढक, केकड़ा और मछली सुन कर देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बदलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपट जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी का मांस को खाओगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाओ तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाई को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों ने से छुपा कर वह मांस को दीपक के चूल्हे में डाल देता है। समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा बूढ़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बंसौला के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूढ़ा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस के केंद्रा बांध यंत्र बनाया जाए तो कितनी सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस की आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ये तो लगे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य में एक छोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा में इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है उसे ध्वनि के से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर
पहुंचा, उसे अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू किया करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर ककर्ष हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा ई तो लगे और दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकालने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर बार भाई के घर जाता, लेकिन हर बार में शांति वही धुन ना बाज केंद्रा ई तू लगो मोर दुश्मन का घर बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट झपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज के केंद्रा ई लो लगो मोर छोटो भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्रकांत मोहित हो जाता और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरे देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी की अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और धीरे घर में सारा बर्तन अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है, हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते, लेकिन अभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों को मना करने पर राजकुमार सोचता है, शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता, यही घटना हर बार देखने को मिली और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतना सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है, वह लोग भी सजावट करने की बात को साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाजार जा रहे थे। उड़कर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के झोल मोड़े चुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली और खुली रह जाती है कि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खिलाया जाता है और सतबैनी मां नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग को चढ़ाया जाता है।